सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज हम सीखेंगे शब्दों के बारे में, शब्दों का वर्गीकरण। तो देखिए कि शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है। तो शब्दों का वर्गीकरण 4 तरीके से जो है बताया गया है। तो वो कैसे? फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब कि उत्पन्न होना। तो उत्पन्न होने के आधार पर जो है शब्दों को बांटा जा सकता है। सेकंड है रचना के आधार पर। थर्ड है प्रयोग के आधार पर। और फोर्थ है अर्थ के आधार पर। तो पहले देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द रहेंगे वो 4 तरह से कहे गए हैं। कौन कौन से? एक है तत्सम, एक है तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा में जैसे थे वैसे ही हिंदी भाषा में आ गए हैं। सम सम से ही समझ लो कि समान, जो कि संस्कृत भाषा के समान है, मतलब संस्कृत से एज इट इज ले लिए गए हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध, घृत, क्षेत्र, हस्त आदि। क्या मतलब? अब आप देख ही रहे हो कि ये संस्कृत के शब्द हैं। तो संस्कृत के जो शब्द एज इट इज ले लिए गए उन्हें क्या कहा गया है? तत्सम शब्द। नेक्स्ट है तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग में लाए जाने लगे हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव। जिसमें रूपांतरण हुआ है, जो कि परिवर्तन के साथ आए हैं, उन्हें क्या कहा गया है? तद्भव। जैसे दुग्ध तत्सम था, जब उसका हिंदी में रूपांतरण हो गया तो क्या हो गया? दूध। घृत तत्सम है, लेकिन जब उसका हिंदी में रूपांतरण हुआ तो क्या कहा गया? घी। क्षेत्र तत्सम, और उसका हिंदी में रूपांतरण है तो खेत, और खेत क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में क्या अंतर आया है। तीसरा देखिए देशज शब्द। वे शब्द जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग होने के कारण हिंदी भाषा में शामिल हो गए उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द क्या है? कि जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष क्षेत्रों में बोले जा रहे हैं, जो ग्रामीण जनजातीय लोगों के द्वारा बोले जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अपने देशज शब्द। नेक्स्ट देखिए विदेशी शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर, टेलीफोन आदि। तो इस तरह से हमें पता चला कि उत्पत्ति के आधार पर 4 तरह से हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। नेक्स्ट देखिए सेकंड हम देख रहे हैं रचना के आधार पर। रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। इनका खंडन करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। क्या मतलब? इसको अगर हम ब्रेक करें, तोड़ें, इनको अलग अलग करें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल पाता। जैसे सेना, हाथी, घर, इस तरह के कुछ शब्द हैं जो कि रूढ़ शब्द कहे गए, जो एज इट इज ही यूज किए जा रहे हैं। उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, उनको तोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यौगिक शब्द। एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे रसोई घर। देखो बेटा, देख ही रहे हो रसोई घर। अब रसोई प्लस घर, अब एक से अधिक इकाइयों से मतलब कि 2 शब्द मिलकर आपस में जब जुड़ रहे हैं तो वो क्या बन रहे हैं? जो एक शब्द बन रहा है उसको क्या कहा गया है? यौगिक शब्द। बैलगाड़ी है, तो ये कौन से शब्द कहे जाते हैं? यौगिक शब्द। ये कौन से हैं? रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमने पढ़े रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द का मतलब होगा कि जो तीसरे की तरफ इशारा करेगा। देखिए वे शब्द जो यौगिक की भांति मतलब इसी की तरह ही 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं परंतु किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। मतलब कि 2 शब्दों से ही मिलकर बने लेकिन वो अपने तीसरे अर्थ को प्रकट करते हुए और उसी के लिए ही निश्चित हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या कहा गया है? योग रूढ़ शब्द। कैसे? जैसे मुरलीधर, तो श्री कृष्ण के लिए रूढ़, तो मुरली को धारण करने वाला, तो वो को क्या है? श्री कृष्ण के लिए ही रूढ़ हो गया, फिक्स हो गया, निश्चित हो गया। तो ऐसे शब्द कौन से कहे जाएंगे? योग रूढ़। नीलकंठ, अब नीलकंठ किसको कहा जाता है? शिव जी को। तो अब नीलकंठ क्या है? शिव जी के लिए रूढ़ हो गया, फिक्स हो गया, तो इसको क्या कहा गया है? योग रूढ़। तो इस तरह हमें पता चले कि रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द कहे जाते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। थर्ड देखिए प्रयोग के आधार पर। विकारी शब्द, विकारी और अविकारी।
विकारी शब्द कौन से हैं? विकार का अर्थ है परिवर्तन। लिंग, वचन, कारक, काल आदि से प्रभावित होकर जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। देखो, विकार का क्या मतलब है? परिवर्तन। लिंग, लिंग समझते ही हो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन, एक वचन और बहुवचन। कारक, जो कि हमारे कारक चिन्ह है। काल, समय के कारण। तो इन सभी से प्रभावित होकर जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो आपको ध्यान रख के चलना है कि जो संज्ञा है, सर्वनाम शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं, क्रिया शब्द हैं, वो विकारी होते हैं। नेक्स्ट है अविकारी शब्द। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी शब्द होते हैं। तो हमें पता चला प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द कौन से हैं? विकार का अर्थ है परिवर्तन, और विकारी और अविकारी में क्या है? जहां पे परिवर्तन हो रहा है और जिनमें परिवर्तन नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखिए, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक दो कैटेगरी बताई गई हैं। अब सार्थक शब्द कौन से हैं? जिनका सही अर्थ निकल रहा है। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों में कौन कौन से आ रहे हैं? एकार्थक शब्द, अनेकार्थक, समानार्थक, विलोमार्थक। अब आप एकार्थक शब्द पढ़ते ही हो, जो एक अर्थ देगा। अनेकार्थक, अनेक शब्द। समानार्थक, जो समान अर्थ देगा। और विलोमार्थक, जो कि उल्टे अर्थ बताता है। तो ये सारे क्या हैं? सार्थक शब्द के भेद कहे गए हैं। और निरर्थक में क्या है? जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। जैसे पानी, वाणी। अब पानी सार्थक है और वाणी क्या है? निरर्थक शब्द है। रोटी, छोटी। रोटी सार्थक है और छोटी क्या है? निरर्थक है। तो इस तरह हमें शब्दों का वर्गीकरण करने पर पता चला कि शब्दों का वर्गीकरण चार तरह से हो रहा है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और उसके अपने अपने जो भेद हैं वो हमें समझ आए। धन्यवाद।